हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्पेस। स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल पे एक बार। आपको पता है होम साइंस कर रहे हैं DTPLSB के लिए। देखिए, होम साइंस है सभी एग्ज़ाम के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। एक बार आप पढ़ेंगे, चाहे वो नेट हो, PGT हो, TGT हो, LT हो, अगर एक बार आप अच्छे से पढ़ ले रहे हैं तो वो सभी के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, हमारे होम साइंस में 5 ब्रांचें हैं, सबको पता है, और ये पाँचों ब्रांचें ही हर एग्ज़ाम में आते हैं। हर एग्ज़ाम में इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं। किसी का लेवल थोड़ा हाई होगा, किसी का लेवल थोड़ा लो होगा। अगर आप ठीक से पढ़ लेंगे एक बार तो आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए क्रैक कर सकते हैं, उसका प्रीवियस ईयर, उसका प्रैक्टिस सेट, उसका लेवल देखकर। ठीक है, देखिए मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी की क्लास लेकर पढ़ना चाह रहे हैं या आपको फ्री में मिल रहा है तो आपको लग रहा होगा कि अगर हम क्लास ले लेंगे, कोर्स ले लेंगे तो वो ज़्यादा, अगर आप कोर्स लेंगे वो बेस्ट ऑफ मनी है। किसी का भी कोर्स होता है, मैं किसी चैनल का नाम नहीं लूँगी, मैंने 1-2 का कोर्स लिया है जो फेमस है होम साइंस में। मैंने उनका कोर्स लिया है ताकि मैं पढ़ लूँ, फिर आपके लिए अच्छा सा अच्छा स्टडी मटेरियल इकट्ठा हो सके। मैंने किताबें, सबके कोर्स में एकदम क्लियर बता रही हूँ, उसमें कुछ भी छुपाने या फिर झूठ बोलने वाली बात नहीं है। मैंने कोर्स लिए हैं बहुत सारे लोगों के, उसके बाद उनके PDF जो है, बहुत सारी किताबें पढ़ी हुई हैं, बहुत सारी किताबों से कलेक्ट किए हैं। आपके जो क्वेश्चन है सभी कोचिंगों के, जितने भी आपके फेमस कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं इस टाइम, जो लोग भी अपनी कोचिंगों का प्रचार कर रहे हैं, आप उनके कोर्स के पीछे भाग रहे हैं, उनसे आपको कुछ नहीं मिलेगा। ना नोट्स मिलेगी, ना ही वहाँ आपको सिर्फ वीडियोस देख सकते हैं आप, वो भी नहीं कि डाउनलोड करके रख लें आप हमेशा के लिए आपके काम आए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ना आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं उनके नोट्स का, आप कुछ नहीं कर सकते। आप सिर्फ उसमें देख कर पढ़ सकते हैं, जब उनकी वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी तो ख़त्म हो जाएगी। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट हैं 1-2 की जो एक बार ले लो तो जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होगा तब तक वो कोर्स नहीं ख़त्म होगा, लेकिन 1-2 तो ऐसे हैं कि 1 ईयर 2 ईयर वैलिडिटी दे देंगे, वो ख़त्म हो जाएगा आपका कोर्स, आपके किसी काम का नहीं। या तो आप प्रॉपर बैठ के उनकी वीडियो देखकर नोट्स बनाएं एक बार, फिर उनके PDF देखकर एक बार नोट्स बनाएं। आप ना उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ना ही आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ना आप उसका प्रिंट ले सकते हैं। तो कोर्स लेने का क्या फ़ायदा? इंसान एक बार ही तो कोर्स खरीदता है पैसा वेस्ट करके, कि ताकि उसके पास बहुत सारे मटेरियल आ जाए, दोबारा उसे स्ट्रगल ना करना पड़े, वो उन नोट्स को देखकर बार बार रिवीजन करता रहे। बट ऐसा कुछ नहीं यहाँ है। यहाँ अगर आप ये पढ़ेंगे, प्रॉपर पढ़िए, आपको इसका PDF चाहिए, मैं PDF दे दूँगी, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। यहाँ कोई चीटिंग वाली बात नहीं, और सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसमें किसी का पैसा नहीं है। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट। अभी मुझे पता है बहुत सारे बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा है, आप अपने एग्ज़ाम दीजिए, जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो जाए तब आप पढ़िए, बट पढ़िए। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैट, यानी कि हम बात करेंगे वसा के बारे में। वसा की वीडियो लाने में इतना टाइम इसलिए लग गया क्योंकि वसा एक, आपको पता है कि एक ये जो सब्जेक्ट है ये इतना थोड़ा सा अलग है। ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की तरह नहीं है कि आप इजी वे में सारी चीज़ें समझ लेंगे। तो थोड़ा सा मैंने कोशिश की है कि इसमें सारी चीज़ें कंप्लीट करवाई जाए, लेकिन थोड़ा सा बस आपको थोड़ा ध्यान देके पढ़ना होगा, बाकी सब ठीक है। ठीक है, देखिए वसा या लिपिड्स, फैट या लिपिड से क्या होता है। देखिए, हमने पोषक तत्वों को 2 भागों में बांटा है, माइक्रो और मैक्रो, यानी कि सूक्ष्म पोषक तत्व के कम, माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी कम आवश्यकता होती है, और एक होता है माइक्रोन्यूट्रिएंट जिनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम आपसे बात करेंगे। देखिए, प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं क्योंकि इनकी ज़्यादा आवश्यकता होती है। और माइक्रोन्यूट्रिएंट में कौन से आते हैं? विटामिन और मिनरल्स। ये माइक्रोन्यूट्रिएंट में आते हैं क्योंकि इनकी हमारी बॉडी को बहुत कम मात्रा में नीड होती है, पर ये आवश्यक होते हैं। ठीक है, तो हमने कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ठीक है, देख लिया है। आज हम जो देखने जा रहे हैं वो है फैट। हमने आपको बताया था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है और फैट है, ये जैसे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन कार्बनिक यौगिक है, वैसे ही फैट भी कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, ये एक कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण होता है। इसमें क्या होता है? CH और O। ठीक, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है,
कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के आप देखेंगे तो इसमें हाइड्रोजन जो ऑक्सीजन की मात्रा होती है वो थोड़ा कम होती है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। इन सब में नाइट्रोजन भी होता है, इसमें नाइट्रोजन नहीं होता। ठीक है, जो स्वस्थ वसा के लिए कार्बोज की अपेक्षा चयनित ईथर का प्रयोग अधिक होता है इसमें। ठीक है, ये जो है CHO होता है, C+H+O, जैसे कि कार्बोज, इसका अनुपात में थोड़ी भिन्नता होती है। पाया तो ये प्रोटीन वसा में भी ऐसे ही जाता है, लेकिन अनुपात में इसके थोड़ी सी भिन्नता होती है। ठीक है, तो ये एक कार्बनिक यौगिक है, आपको पता होना चाहिए। वसा एक कार्बनिक यौगिक है। ठीक है, जो हमारा फैट है ये एक कार्बनिक यौगिक है। हमने आपको बताया कि ये CH और O तीनों से मिलकर बना हुआ है। वसा चर्बीदार ये जो होता है ये गिल्सराल एक मिश्रण होता है। यह कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना होता है। इसमें 3 प्रकार होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मिश्रण से बना होता है। 1 ग्राम वसा अगर आप खाएंगे तो आपको 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर आप 1 ग्राम वसा खाएंगे तो इसमें 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यह एक ईस्टर बंध से जुड़ा होता है। जिस प्रकार प्रोटीन पेप्टाइड बंध से जुड़ा होता है, उसी प्रकार जो हमारा ये वसा है, फैट है, ये ईस्टर बंध से जुड़ा होता है। ठीक है, इसके जो बॉन्ड होते हैं उसको ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। इसका पाचन लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। वसा का जो पाचन होता है वो लाइपेज एंजाइम द्वारा होता है। ठीक है, यह कार्बोज की अपेक्षा 2.5 गुना ज़्यादा अधिक जो वसा होता है हमारा, ये कार्बोज की अपेक्षा 2.5 गुना अधिक हमें शक्ति ऊष्मा प्रदान करता है। जैसे कार्बो आपको पता है कि 4.2 किलो कैलोरी, और जो फैट हमारा है वो 9.2 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। और वसा का जो प्रयोग किया गया था 1943 में किया गया था। ठीक है, और ये जो है लिपिड्स होता है, लिपिड शब्द का प्रयोग जो है वसा और वसा के पदार्थों के समूह जैसे वसा, अम्ल, तेल, स्टेरॉल, फास्फोलिपिड, ये सब प्रयोग के लिए होता है लिपिड। ओके, रासायनिक संगठन क्या होता है? वसा का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? ट्राइग्लिसराइड। वसा का जो रासायनिक नाम है वो है ट्राइग्लिसराइड। ठीक है, इसे हम ट्राइग्लिसराइड कहते हैं। पाचन क्रिया के बाद वसा टूटकर 1 अणु ग्लिसरॉल में और 3 वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड, जब वसा टूटती है तो एक अणु ग्लिसरॉल का प्राप्त होता है। ठीक, और 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। वसीय अम्ल यानी कि 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। 3 फैटी एसिड, ठीक है, वसीय अम्ल प्राप्त होता है जब वसा का 1 अणु टूटता है। जैसे हमने कहा था कि प्रोटीन टूटती है तो अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड प्राप्त होते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट टूटता है तो उसमें से हमने आपको बताया था कि पॉली, मोनो और डाई, आपको बताया था कि छोटे छोटे ग्लूकोज के अणु प्राप्त होते हैं। और जब वसा टूटती है तो 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। ठीक है, जब वसा टूटती है तो 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड प्राप्त होते हैं। इसको हमने एक छोटे से उसके माध्यम से समझाने की कोशिश एक टेबल के माध्यम से समझाने की कोशिश की। लिपिड्स का वर्गीकरण कैसे किया गया आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसके माध्यम से आप समझ सकते हैं। लिपिड्स 2 तरह से बांटा गया है, एक प्राप्ति के आधार पर और एक संरचना के आधार पर। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 तरीके से किया गया है। ठीक है, 2 तरीके से किया गया है। कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण किया गया है वो 2 तरीके से किया गया है। ठीक है, एक प्राप्ति के आधार पर, दूसरा संरचना के आधार पर। ठीक है, जो प्राप्ति के आधार पर है वो प्राणिज लिपिड और वनस्पति। प्राप्ति के आधार पर 2 तरीके से है, एक प्राणिज लिपिड्स है यानी प्राणिज फैट है, एक वनस्पति फैट है। ठीक है, इसमें 3 वसीय अम्ल, पामिटिक अम्ल, रिएटिक अम्ल और ऑलिक अम्ल, ये 3 पाए जाते हैं। इसमें इन तीनों की ही बात हुई है, पॉमिटिक, रिएटिक और ऑलिक। आगे हम बात करेंगे ये क्या है। ठीक है,
और जो संरचना के आधार पर 3 प्रकार से बांटा गया है। सरल लिपिड्स यानी जिसको हम ट्राइग्लिसराइड, हमने बताया वसा का रासायनिक नाम ट्राइग्लिसराइड है। सरल लिपिड यानी ट्राइग्लिसराइड। संयुक्त लिपिड यानी कंपाउंड, 2 लिपिड्स एक साथ, 2 वसा एक साथ। व्युत्पन्न, ठीक, रासायनिक क्रिया के माध्यम से जो अपघटन होता है उसमें जो व्युत्पन्न होते हैं वो तीसरे प्रकार के। जो सरल है उसमें 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड, जैसे हमने मोनो बताया था आपको, पॉली बताया था। तो जो सरल हमारी फैट है उसमें 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड पाए जाते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं तेल, वसा, वैक्स या मोम, ठीक, ये इसके एग्जाम्पल हैं। भोजन में जो प्राप्त वसा होती है वह सरल वसा ही होती है। जो हम भोजन के माध्यम से हम जो भोजन करते हैं और जो वसा हमें प्राप्त होती है वो सरल, जो उसका रूप है वो सरल वसा ही होती है। मनुष्य द्वारा खाई जाने वाली 98% तक जो हम वसा खाते हैं, जो 98% हम वसा खाते हैं ना, वो सरल वसा ही होती है। हम वसा का संयुक्त और व्युत्पन्न रूप जो है वो बहुत कम अपने भोजन के माध्यम से सेवन करते हैं। हम जो वसा खाते हैं वो सरल वसा ही होती है, ठीक है। इसका जो विखंडित रूप होता है वो जब इसको अलग किया जाता है, हमने आपको पहले बताया 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड। 1 ग्लिसरॉल, सरल वसा को जब अलग करेंगे तो 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड प्राप्त होते हैं, ठीक है, 3 फैटी एसिड प्राप्त होता है। इसमें तेल और वसा, तेल की हमने बात की तो 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, 20 डिग्री सेल्सियस पर भी ये अपने नॉर्मल अवस्था में रहता है, पिघलता नहीं, यानी कि द्रव रूप में रहता है, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पर द्रव रूप में रहता है। और 20 डिग्री सेल्सियस पर ये जो वसा होती है वो जम जाती है, ठीक, ठोस रूप में होती है, जम जाती है। मोम और वैक्स ये दोनों भी हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे संयुक्त लिपिड की। संयुक्त लिपिड क्या है? संयुक्त मतलब 2 लिपिड, जैसे हमने बात की थी संयुक्त प्रोटीन की, संयुक्त कार्बोहाइड्रेट की बात की थी ना, वैसे ही संयुक्त लिपिड होता है। संयुक्त लिपिड क्या होता है? जैसे फास्फोलिपिड यानी कि इसमें फास्फोरस और वसा 2 है। ग्लाइकोलिपिड यानी ग्लूकोज और वसा है। लिपोप्रोटीन, जैसे लिपोप्रोटीन हमारा उदाहरण था, उसमें प्रोटीन के साथ लिपो और प्रोटीन के साथ है, ठीक है। इस तरह से ये संयुक्त लिपिड है, कंपाउंड इसे कहते हैं। इसमें भी 1 ग्लिसरॉल, 3 फैटी एसिड और कार्बनिक अम्ल भी होता है। इसमें 1 ग्लिसरॉल होता है, 3 फैटी एसिड होता है, प्लस कार्बनिक अम्ल भी होता है, क्योंकि फास्फोरस है, फिल लिपिड है। जब हम लिपिड की बात कर रहे थे 1 ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड उससे है, और प्लस कार्बनिक अम्ल है, ठीक। उसके बाद हम बात करेंगे व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या होता है? सरल और संयुक्त लिपिड को, जो हमने सरल लिपिड की बात की और संयुक्त लिपिड की बात की, सरल और संयुक्त लिपिड को जल अपघटन से प्राप्त होता है। जब सरल और संयुक्त लिपिड का जल अपघटन होता है तो इससे प्राप्त होता है। इससे 3 प्राप्त होते हैं, ठीक है। इसे जो प्राप्त होता है उसे स्टेरॉल कहते हैं। इसमें 3 होते हैं, प्राणिज स्टेरॉल यानी कोलेस्ट्रॉल, वनस्पति स्टेरॉल यानी फाइटोस्टेरॉल, अर्गोस्टेरॉल यानी मोल्ड या फिर ईस्ट, ठीक। इससे भी 3 प्राप्त होते हैं, प्राणिज, पादप। प्राणिज एक होता है, वनस्पति होता है, और अर्गोस्टेरॉल होता है, ठीक है। जो हमारे फैटी एसिड होते हैं 2 प्रकार के होंगे, एक सैचुरेटेड फैटी एसिड, एक असैचुरेटेड फैटी एसिड। संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा, ठीक है। जो संतृप्त वसा होती है वो जमने का गुण रखती है, वातावरण से प्रभावित होती है, जमती है और वातावरण से प्रभावित होती है, ठीक है। जैसे मक्खन हुआ, मक्खन की महक। जो ब्यूटेरिक होता है मक्खन, ब्यूटेरिक अम्ल, ब्यूटेरिक एसिड जो पाया जाता है मक्खन में पाया जाता है, ठीक है। मक्खन की महक होती है। ताड़ के तेल, गोले का तेल, नारियल का जो तेल होता है वो जम जाता है ना। उसके बाद जायफल या मक्खन, जायफल का भी तेल होता है, मक्खन। जंतु मांस से जो तेल निकाला जाता है, वनस्पति के बहुत सारे होते हैं जिसे पाल्मिटिक कहा जाता है। और जंतु और वनस्पति, मूंगफली का तेल भी जमने लगता है। ये वातावरण से प्रभावित होते हैं। जो अनसैचुरेटेड ये जमते नहीं हैं, वातावरण से अप्रभावित होते हैं, हृदय के रोगी को लिए आवश्यक होते हैं, उनको देने चाहिए, और ये अनिवार्य वसा होती है। जैसे हम बात कर ले तेल का, किसी भी ऑयल का, ठीक है, जो जमते नहीं हैं। अब वसीय अम्ल यानी कि फैटी एसिड। फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं, हमने पहले भी बात की, संतृप्त वसीय अम्ल, असंतृप्त वसीय अम्ल, ठीक। हाइड्रोजन तथा कार्बन के अणुओं की जो संख्या होती है वो पूरी संख्या रहती है, ठीक है। CHO हमने आपसे पहले भी बताया,
प्लस H प्लस O। यह एक बंध से जुड़े होते हैं। हमने आपको बताया इस बंध को क्या कहते हैं, ईस्टर बॉन्ड कहते हैं। पर्यावरण से प्रभावित होता है। कमरे के तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस पर यह ठोस अवस्था में रहता है। जो हमारा संतृप्त वसा है यानी जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, ये कमरे के तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस पर ये अपने ठोस अवस्था में रहता है। ठीक है। संतृप्त वसीय अम्ल, जो इसके एग्जाम्पल हमने आगे भी बात की है, लेकिन ये ब्यूटारिक अम्ल यानी मक्खन में, पामिटिक अम्ल नारियल के तेल में, स्टीयरिक अम्ल प्राणी जगत के पाए जाने वाली सारी वसा में, जो प्राणी जगत से पाए जाने वाले सारे वसा होते हैं उन सबको स्टीयरिक अम्ल कहते हैं। फैटी एसिड की बात की, उसे दो भागों में बांटा गया है, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, सैचुरेटेड में हमने आपको बता दिया कि वसीय अम्ल ये जो 20 डिग्री सेल्सियस तापमान पर जमता है, अपनी ठोस अवस्था में होता है और ये वसा होता है। जैसे गोले का तेल, मक्खन हमने बता दिया आपको। ऐसे वनस्पति जगत से पाए जाने वाले बहुत सारी उसके एग्जाम्पल बता दिए स्टीयरिक वाला। ठीक। अब हम बात करेंगे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। जो हमारा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है वो दो होता है, मूफा और पूफा। ठीक। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड को भी दो भागों में बांटा गया है, मूफा एक और एक पूफा। जो मूफा होता है उसमें पामिटिक एसिड, सुअर का तेल जो होता है, जैतून का तेल, मछली का तेल, ये सब आते हैं। ठीक है। जो ऑलिक एसिड, ऑलिव एसिड, जैतून, राई का तेल, ठीक, ये सब आते हैं इसमें। तीसरा जो है प्यूरिक एसिड, रेपसीड तेल जिसे कहते हैं हम, कोमोला ऑयल जिसे कहते हैं, अलसी का तेल, तिल का या राई का तेल, ये मूफा होता है। ठीक। और जो पूफा होता है वो क्या होता है, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 पूफा। लिनोलिक एसिड यानी सूरजमुखी का तेल, सोयाबीन का तेल, ये वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं हमें। आर्किडोनिक मांस, मछली और प्राणी से जो प्राप्त होते हैं उसे पूफा कहते हैं। ठीक। और जो ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं वो क्या होते हैं, लिनोलेक होता है, लिनोलेक होता है और लिनोलिक होता है, अलसी का और सोयाबीन का तेल। ठीक है। जो दूसरा होता है इकोसानेंटिक, मछली का तेल, जेल का तेल, जेल और फिश का तेल जो होते हैं। और तीसरा इसमें है डोकोसैक्सिनोइक यानी कि फ़िश ऑयल, डोकोसैक्सिनोइक फ़िश ऑयल, मछली का तेल, ये मूफा है। पामिटिक इसमें आता है, ऑलिक आता है, ऑलिव आता है। और जो ओमेगा 6 है पूफा, मूफा और फूफा यानी कि मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा यानी कि पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। देख नाम से ही आपको पता चल रहा है कि मोनो का मतलब एक होता है, इसमें सिर्फ एक अणु होते हैं। ये थोड़ा ईज़िली खाया और पचाया जा सकता है। लेकिन पूफा पॉली अनसैचुरेटेड, बहुत सारे इसमें 2-3 चीज़ों से मिलकर बना होगा। ठीक है, इसे पूफा कहते हैं। पॉली और मोनो का अर्थ अब तक आपको पता चल गया होगा जब आपने कार्बोहाइड्रेट पढ़ा था। असंतृप्त वसीय अम्ल। अब देखते हैं असंतृप्त यानी अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। हमने बात कर ली क्या है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, दो प्रकार में बांटा गया है उसे, मूफा और पूफा। पूफा को दो प्रकार से बांटा गया, ओमेगा 6 और ओमेगा 3 फैटी एसिड। और जो हमारा मूफा है वो, मूफा मतलब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पूफा मतलब पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। ठीक है। अब बात करते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल की। हाइड्रोजन व कार्बन के अणुओं की संख्या, असंतृप्त वसीय अम्ल जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के, कार्बन के अणुओं की संख्या में असमानता होती है। ये द्विबंध से जुड़े होते हैं, ये हमारे जो होते हैं ये द्विबंध से जुड़े होते हैं। ठीक है। कमरे के तापमान पर 20 डिग्री सेल्सियस पर यह द्रवावस्था में रहता है, जैसे कि तेल, वो जमता नहीं है। हृदय के रोगी को देना चाहिए और ये वातावरण से अप्रभावित होते हैं, चाहे कोई भी मौसम हो, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये अपनी जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहते हैं, अगर इसमें कोई मिलावट नहीं है तो। ठीक है। और जो ये होता है जो ये होते हैं हमारे फैटी एसिड्स, वसा में जो संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा होती है वो अधिक होती है, इसीलिए वो जम जाते हैं वसा में। और जो तेल में होता है वो असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो वसा में संतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वो जमते हैं। और तेल में असंतृप्त वसीय अम्लों की मात्रा अधिक होती है, इसलिए वह सामान्य तापक्रम में द्रव के रूप में ही रहते हैं, वो जमते नहीं। ठीक है। अब हम बात करते हैं असंतृप्त वसीय अम्ल। ये भी दो प्रकार के हमने बताया, मोनो यानी कि मूफा, पॉली यानी कि पूफा। ऑलिक अम्ल तेलों में, पामिटिक अम्ल मक्खन तथा बीज के तेलों में पाया जाता है।
पॉली अनसैचुरेटेड, जो पॉली अनसैचुरेटेड है यानी पॉली असंतृप्त अवश्यम, ये लिनोलेक तेलों में, आर्किडोनिक मांस और मछली प्राणिज में, लिनोलिक यानी अलसी और सोयाबीन में, लिनोलेक। ठीक है। उसके बाद है आवश्यक वशीय अम्ल, लिनोलेक और लिनोलिक, आर्किडोनिक। जो लिनोलेक और लिनोलिक, ये देखिए ये हमारे लिए आवश्यक होता है, यानी कि बड़े बच्चों के लिए आवश्यक होता है। ठीक है। ये बच्चों के, जो आर्किडोनिक होता है बच्चों के लिए, बच्चों के लिपिड्स होते हैं, बच्चों के लिए आवश्यक होते हैं। ठीक है। ये वयस्कों के लिए और ये बच्चों के लिए। ओके। अब जो हमारा लिनोलेनिक है, ये क्या करता है, सॉरी, पता नहीं क्या हो जाता है, मुझे हमेशा जुकाम हुआ रहता है। देखिए जो हमारा लिनोलिक है, लिनोलिक क्या होता है, अम्ल त्वचा संबंधी रोग, जो त्वचा संबंधी रोग है उपचार के लिए सहायक होता है। ये जो हमारे त्वचा संबंधी रोग हो जाते हैं, ये हमारी ये हमारी त्वचा को चमकदार सुंदर बनाता है। ठीक है। त्वचा में चिकनाहट प्रदान करने का लिनोलिक फर्स्ट वाला जो है, ये हमारी त्वचा में चिकनाहट और सुंदरता प्रदान करने के लिए होता है। ये त्वचा के उपचार के लिए भी आवश्यक होता है। ठीक है। लिनोलिक अम्ल में अधिक मात्रा में आर्किडोनिक अम्ल में बदल जाती है। जो लिनोलिक अम्ल है अधिक मात्रा में आर्किडोनिक अम्ल में बदल जाए। और लिनोलेक ये जो है हमारी रक्तवाहिनी में, जो हमारे मेटाबॉलिज्म की जो प्रक्रिया होती है, मेटोविल की और सेमी पर मेटोविल की जो प्रक्रिया, गर्मी के मौसम में हमारे शरीर से जो भी पसीने के रूप में, भाप के रूप में बाहर निकलता है, उसको नियंत्रित करने का कार्य करता है लिनोलेक। ठीक। लिनोलिक और लिनोलेक दोनों अलग अलग चीज़ है। आर्किडोनिक बच्चों के, ये वसीय अम्लों के अंतर्गत ही आता है। ये जो है बच्चों के लिए आवश्यक होता है। भोज्य पदार्थों के माध्यम से ग्रहण करना ज़रूरी होता है इनका। ठीक है। अब हम बात करेंगे लिपिड्स का वर्गीकरण। हमने आपको पहले भी बताया, टेबल के माध्यम से समझा, आपको समझ आया होगा, बस एक बार देखना। लिपिड्स का साधारण, संयुक्त और व्युत्पन्न। ठीक है। संयुक्त लिपिड जो होता है, जब वशीय अम्लों के साथ में कोई एक अन्य कार्बनिक पदार्थ या अवशीय पदार्थ आकर जुड़ जाता है तो उसे हम संयुक्त लिपिड या यौगिक लिपिड कहते हैं। जब वसीय अम्ल के साथ कोई अन्य पदार्थ आकर जुड़ जाता है। ठीक है। सेम प्रोटीन की तरह आप समझते चलिए, आपको इजी वे में समझ आएंगी चीज़ें। संयुक्त लिपिड, जब वसीय अम्लों के साथ कोई अन्य कार्बनिक पदार्थ या अवशीय पदार्थ आकर जुड़ जाता है तो उसे हम संयुक्त लिपिड कहते हैं, जैसे सल्फोलिपिड, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड। ठीक। लिपोप्रोटीन, रक्त के प्लाज्मा में फैट को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाने का काम करता है। जो हमारा लाइपोप्रोटीन होता है वो रक्त के प्लाज्मा में जो फैट होता है उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में काम करता है। ठीक। ये 3 प्रकार से होते हैं। एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, इसे अच्छा नहीं माना जाता, बैड कोलेस्ट्रॉल कहा जाता है। बीएलडीएल यानी कि वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, 2021 का क्वेश्चन पेपर देखेंगे आप तो उसमें आया हुआ है। ठीक है। बीएलडीएल वेरी लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये ठीक होता है। ठीक है। एचडीएल हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, ये अच्छा माना जाता है, मतलब बहुत अच्छा माना जाता है। ये हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन गुड, ये अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में माना जाता है। ठीक है। लाइपोप्रोटीन क्या होता है, रक्त के प्लाज्मा में फैट को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। रक्त में जो फैट होते हैं उसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का कार्य करता है। ये होता है हमारे शरीर में वसा का स्थानांतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर यही वसा ले जाती है। ठीक है। ये रक्त में उपस्थित होती है। इसकी जो संरचना होती है वो प्रोटीन में भाग लेते हैं। इसमें ये 3 प्रकार के होते हैं, एलडीएल, बीएलडीएल और एचडीएल। हमने आपको बता दिया एलडीएल, बीएलडीएल और एचडीएल। बीएलडीएल जो होता है वो यकृत के कुछ फैटी एसिड कोलेस्ट्रॉल को अपने में साथ ले आता है और जो हमारा ब्लड होता है उसमें छोड़ देता है। हमारी यकृत से कुछ फैटी एसिड्स को अपने साथ ले आता है। ये क्या, बीएलडीएल जो होता है यकृत से, ये लिपोप्रोटीन का ही है तीनों। तो ये जो हमारे यकृत में कुछ थोड़े थोड़े से जो है वो उसमें से फैटी एसिड अपने साथ ले आता है कोलेस्ट्रॉल को और लाके हमारे ब्लड में छोड़ देता है। ठीक है। ब्लड में पहुंचने के बाद जो बीएलडीएल है वो एलडीएल में बदल जाता है। एलडीएल का जो अणु होता है वही ब्लड शुगर में
ब्लड में जाकर रक्त धमनियों को दीवारों में चिपक जाते हैं। और ये क्या करते हैं, इसे इस प्रक्रिया को, ये जो पूरा प्रोसेस हो रहा है ना, इसे एथेरोस्क्लेरोसिस सुना होगा आपने, ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। पहले लिपोप्रोटीन क्या करता है, ये जाता है, PLDL जो होता है ये यकृत से कुछ थोड़े से फैटी एसिड्स को लाकर रक्त में छोड़ देता है। जब रक्त में छोड़ देता है तो ब्लड में पहुंचने के बाद ये क्या होते हैं, ये LDL में बदल जाते हैं। ठीक, LDL क्या करता है, ये अणु, ये छोटे छोटे LDL के जो अणु होते हैं ये क्या होते हैं, रक्त धमनियों की दीवारों में जाकर चिपक जाते हैं। ठीक, इस पूरे प्रोसेस को एथेरोस्क्लेरोसिस कहा जाता है, ये इसके लिए जिम्मेदार होता है। इसके बाद क्या होता है, HDL का काम शुरू हो जाता है। इसके बाद यहाँ से HDL क्या करता है, ये BLDL का उल्टा काम करता है। यह ब्लड शुगर से जो LDL होता है उसे वापस लेता है और ले जाकर यकृत में निर्मित पित्त रस में LDL में छोड़ देता है। ये पहले BLDL गया, फैटी एसिड्स को यकृत से उठाया, वो लाकर रक्त में छोड़ देता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, ये रक्त में आने के बाद BLDL LDL में बदल जाते हैं, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन में बदल जाते हैं। और लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन ये अच्छे नहीं होते, ये हमारे रक्त की दीवारों पे जाकर चिपक जाते हैं, रक्त की धमनियों की दीवारों पर ये जाकर चिपक जाते हैं। फिर HDL देखता है कि चिपक हो गया, ब्लॉक हो गया है, अब रक्त सही तरीके से परिसंचरण नहीं हो पा रहा है, तो HDL अपना काम शुरू करता है। वो जाता है वहाँ से, ये BLDL का उल्टा काम करता है, वो जाता है ब्लड से LDL को वापस लेता है और यकृत में जो निर्मित पित्त होता है, पित्त रस में LDL में लाकर वापस छोड़ देता है। ठीक है, इसलिए ये अच्छा माना जाता है HDL। मानव रक्त में कोलेस्ट्रॉल में 120 से 180 मिलीग्राम तक 100 प्रति ml ब्लड में पाया जाता है। ठीक है, 220 से 100 मिलीग्राम जो होता है वो खतरनाक होता है ब्लड शुगर। 220 अगर प्रति ml ऑफ ब्लड में पाया जा रहा है तो वो खतरनाक माना जाता है मनुष्य के लिए। और तीसरा हमारा बचा व्युत्पन्न। व्युत्पन्न क्या है, सरल और संयुक्त लिपिड के जल अपघटन द्वारा नए पदार्थ का जो निर्माण होता है, या नए पदार्थ की जो निर्माण, वो व्युत्पन्न लिपिड कहलाता है। जैसे वसी अम्ल, स्टेरॉल। ठीक, ये दो होते हैं, वसी अम्ल और स्टेरॉल, ये खतरनाक माने जाते हैं। और इसमें क्या होता है, स्टेरॉल क्या होता है, ये पौधों और जंतु, जो हमारे वसी अम्ल होते हैं, वसी अम्ल और स्टेरॉल दो होते हैं। जो स्टेरॉल होते हैं ये पौधों जंतुओं में पाए जाने वाले जटिल मोनो हाइड्रॉक्साइड एल्कोहल होता है। ठीक है, इसमें वसी अम्ल और अल्कोहल की उपस्थिति होती है। ये 3 प्रकार से होते हैं, प्राणिज, वनस्पति और मोल्ड या ईस्ट। स्टेरॉल 2 प्रकार का होता है, एक कोलेस्ट्रॉल, एक ऑर्गेस्टेरॉल। ठीक, जो कोलेस्ट्रॉल होता है ये प्राणिज जगत से प्राप्त होता है, जैसे मांस, मछली, दूध और अंडे, और सूर्य की पराबैंगनी किरणों के संपर्क में आकर विटामिन D का निर्माण कर लेते हैं। ठीक, जो प्राणी जगत से पाए हुए कोलेस्ट्रॉल, आपको पता है ना, हमारी बॉडी के नीचे थोड़ा सा जो जमा होता है उसे कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये जब धूप का प्रभाव होता है तो विटामिन D का निर्माण करता है, विटामिन D के निर्माण में सहायता प्रदान करता है कोलेस्ट्रॉल। यह प्राणी जगत में प्राप्त वसा में होता है, यह हमारी त्वचा के नीचे रहता है। जब सूर्य की UV किरणें पड़ती हैं ना, तब ये विटामिन D3 में बदल जाता है। ठीक है, रक्त में कोलेस्ट्रॉल की जो मात्रा होती है वो कितना होती है, 150 से 200 मिलीग्राम तक होती है। रक्त में जो कोलेस्ट्रॉल की मात्रा होती है वो 150 से 200 मिलीग्राम तक होती है प्रति 100 ml ऑफ ब्लड में। 200 मिलीग्राम तक होती है प्रति 100 ml ऑफ ब्लड में। इससे अधिक होती अगर हो जाती है तो हृदय रोग, यानी जो हृदय घात हम कहते हैं, जिसे आप कह सकते हैं हृदय पक्षघात नहीं कहा जाता है, हार्ट अटैक जब आता है, तो ये इसी की, अगर इससे ज़्यादा इसकी मात्रा हो गई, 200 हो गई, 200 से ज़्यादा हो गई, तो ये हमारे लिए घातक हो सकता है। ये अंडे के जो पीले भाग होता है उसमें पाया जाता है, मक्खन में पाया जाता है, घी, पनीर सभी में पाया जाता है। ये हमारे शरीर के यकृत द्वारा भी निर्मित होता है कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, अब है ऑर्गेस्टेरॉल। ऑर्गेस्टेरॉल क्या है, और ये है एक वनस्पति स्टेरॉल बता दिया हमने। ऑर्गेस्टेरॉल क्या होता है, यह वसा यानी खमीर में सबसे अधिक पाया जाता है। जो खमीर ईस्ट जो होते हैं मोल्ड हमारे, उसमें सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑर्गेस्टेरॉल। ठीक है, चलिए अब आगे हम बात करेंगे। देखिए अभी बहुत है, वसा का कार्य है, वसा की कमी का प्रभाव, वसा की अधिकता का प्रभाव और वसा की टर्मोलॉजी है। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन आपको जो मैंने समझाने की कोशिश की, आपको समझ आई हैं चीज़ें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिले और आप हमसे जुड़ सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।